स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान से जुड़े पोस्टर वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इलाज को किफायती बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, ई टेंडरिंग व्यवस्था पूरी तरह से सरपंचों के पक्ष में। निर्माण कार्यों में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई। हिसार में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय महिला पशुपालन कार्यशाला का हुआ आयोजन। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कल श्री आत्म मोहनोर जैन आराधना मंदिर में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर बजट उपरांत वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि देश में उपचार को किफायती बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज को ये सुविधा देने के पीछे हमारे मन में यही भाव है। इसके तहत अभी तक देश के करोड़ों मरीजों के लगभग 80,000 करोड़ रुपए जो बीमारी में उपचार के लिए खर्च होने वाले थे, वो खर्च होने से बचे हैं। प्रधानमंत्री ने आपूर्ति श्रृंखला को महत्वपूर्ण विषय बताया और कहा कि इसकी समझ कोरोना के समय हुई। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के कारण गरीब परिवारों की 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। जब पैंडेमिक पीक पर थी तो कुछ देशों के लिए दवाएं, टीके, मेडिकल डिवाइसेस, ऐसी जीवन रक्षक चीजें भी दुर्भाग्य से हथियार बन गई थी। अभी 7 मार्च को ही कल देश जन औषधि दिवस मनाने जा रहा है। आज देश भर में करीब 9,000 जन औषधि केंद्र हैं। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को लगभग सिर्फ दवाई खरीद करने में 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ई टेंडरिंग व्यवस्था पूरी तरह से सरपंचों के पक्ष में है। कुछ लोग सरपंचों को बहकाने का काम कर रहे हैं। अब निर्माण कार्यों में कोई गड़बड़ी पाने पर उस मामले में अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ जांच और कार्रवाई होगी। सरपंचों के खिलाफ नहीं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि निर्माण कार्यों में योजना सरपंच बनाएंगे और जांच भी सरपंच करेंगे। गड़बड़ मिलने पर सरपंचों को काम रुकवाने की पावर भी होगी। ई टेंडरिंग जो है वो सरपंच के पक्ष का है, बिल्कुल 100% सरपंच के पक्ष की नीति है ये। तो हमने उसमें एक परिवर्तन किया कि अब ई टेंडरिंग होगी और जो योजना होगी वह सरपंच की होगी। योजना सरपंच बनाएगा देगा, जांच उसकी सरपंच कराएगा। अगर वो ठीक नॉर्म उसके नहीं है, पूरा नहीं करता, तो सरपंच को रोक सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ये सारे अधिकार सरपंच के रहेंगे। लेकिन अगर इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी अधिकारी की होगी, जो सरकार का अधिकारी उसकी होगी, या जो जिसने टेंडर लिया जो ठेकेदार है उसकी इंक्वायरी होगी, सरपंच की इंक्वायरी नहीं होगी। और मैं समझता हूँ आज के टाइम में इसकी बेहद जरूरत है, क्योंकि अब 50% महिलाएं सरपंच हैं, 50% पुरुष सरपंच हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली के स्कूलों को बेहतर बताने के मामले को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली हरियाणा के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरता। उन्होंने कहा कि रोज एक झूठ को सच साबित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब पहली कक्षा में 6 वर्ष के बच्चे को ही दाखिला मिलेगा। नई शिक्षा नीति के तहत 3 वर्ष के बच्चे को प्ले स्कूल में दाखिला दिया जाएगा।
कहीं भी दिल्ली में कहीं हमारे मुकाबले में ठहरता नहीं। अब ये है कि रोज एडवर्टाइज अगर एक झूठ सारा दिन बोलते ही रहो, आप 10 अखबार उठाओ और 10 के 10 अखबार में आप देखो उन्हीं की बात है। यानी कि रोज आना वो करोड़ों रुपए खर्चते हैं एक झूठ के लिए। आप अभी 10 अखबार मंगा लो, जोड़ से 10 अखबार मंगाओगे ना, फ्रंट पे देख लो किसकी एडवर्टाइज है। सरकार ने अभी एक निर्णय लिया कि जो पहली क्लास का एडमिशन है वो 6 साल का होगा बच्चे का। तो पूरे देश का निर्णय है, कोई केवल हरियाणा का निर्णय नहीं है, पूरे देश का निर्णय है कि 6 साल का। जब हम छोटे थे तब हमारे टाइम में भी 6 साल में एडमिशन होता था। अब सरकार ने एक नया जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें ये है कि 3 साल का बच्चा जो है उसका दिमाग पूरा डेवलप हो जाता है। तो उसके लिए मैंने प्ले स्कूल शुरू कर दिए। पिछली बार भी 4000 का मैंने किया था, 4000 का अबकी बार मैंने टारगेट रखा। तो पहले जो क्रैच वगैरह होते थे तो संपन्न लोग तो अपने बच्चों को भेजते थे, लेकिन आम आदमी की बस की तो बात थी नहीं। हिसार स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय महिला पशुपालन कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश भर से आई महिला पशुपालक ने कार्यशाला को लाभकारी बताया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय की महाप्रबंधक डॉक्टर KS माया ने बताया कि 15 जिलों में 30 ट्रेनिंग में करीब 1500 महिला पशुपालकों ने भाग लिया, जिसमें महिलाओं को पशुपालन की विशेष ट्रेनिंग दी गई है ताकि वे पशुपालन को आधुनिक तरीके से कर अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमा सकें। वहीं लुआस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विनोद वर्मा ने कहा, प्रदेश भर में आयोजित की गई पशुपालन ट्रेनिंग से महिलाओं को काफ़ी फायदा मिला है। महिलाओं एक साथ आते हैं, उसी के वो स्वयं सहाय समूह भी बना सकते हैं और उसके बाद उनको हमारा जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नया FPOs बनाने में जो कदम उठाया है, उसी में भी वो उनको आय बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं। वास्तव में जो ट्रेनिंग दी गई थी उसका उनके ज्ञान में वृद्धि हुई और वो जानती हैं कि पशुपालन को किस तरह से आधुनिक साइंटिफिक तरीके से करने में फ़ायदा है। महिला पशुपालकों ने बताया कि कार्यशाला से उन्हें काफ़ी फायदा होगा। इसमें उन्हें पशुपालन के आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी मिली है। ये जो पशुपालन के बारे में है वो जानकारी बहुत अच्छी मिली हमारे को। ये जो गर्भाशय में बच्चों की मौत हो रही है उनके बारे में जानकारी मिली। समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए उनको, और समय पे जो कीड़ों की दवाई है बच्चों को जन्म के बाद तुरंत देनी चाहिए, और बच्चों को जन्म के बाद तुरंत 1 घंटे के अंदर खीस वगैरह वापसी पिलाना चाहिए। ट्रेनिंग के बाद मुझे बहुत सारी बातों के बारे में पता चला कि भाई वैसे तो हम नॉर्मली घर में भैंसे रखते हैं, उनका रख रखाव करते हैं, लेकिन वो इस तरीके से नहीं करते थे, आधुनिक तरीके से। और जैसे कि ट्रेनिंग में हमें ये पता चला कि भाई भैंसों को कितना चारा देना चाहिए, कैसे उनकी रख रखाव करना चाहिए, कैसे उनकी सफाई के बारे में, उनके जो बच्चे होते हैं उनको कैसे रख रखाव करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कल श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में आमजन और ज़रूरतमंद लोगों को काफ़ी फायदा होगा। मोहन भागवत ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य आज के समय व्यापार हो गया है, इसे सुधारने के लिए समाज को आगे आना होगा। हमारी संस्कृति और परंपराओं में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना निहित है। देश के हर व्यक्ति के पास शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था पहुंचे, ये जरूरी है और यह समाज की भी जिम्मेदारी है। पहले शिक्षा सस्ती और सुलभ भी थी। फैमिली डॉक्टर की प्रथा भी अब खत्म हो रही है। सारी दुनिया में लोग भारत का डॉक्टर खोजते हैं क्योंकि वह दवाई के साथ साथ हौसला और धैर्य भी देता है। शिक्षा प्राप्ति के लिए और स्वास्थ्य लाभ के लिए मनुष्य कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ऐसी आज की स्थिति है, क्योंकि ये दोनों बातें महंगी हो गई और दुर्लभ भी हो गई। जितनी जनसंख्या है उतना इसकी उपलब्धता का प्रमाण नहीं, और ये महंगा भी हो गया। महंगा होने का एक कारण है कि सहज रीति से सस्ता पड़े ऐसे रास्ते से इनको प्राप्त करने के तरीकों को हमने छोड़ दिया। हम एक शब्द सुनते थे पहले, फैमिली डॉक्टर, ये भी ऐसे ही रहता था। शहरों में
कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज गुरुग्राम डाबोदा गांव में जौ उत्पादक दिवस के चौथे संस्करण पर आयोजित किसान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश फार्मर इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट है। प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने व उनके उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान और कॉन्ट्रैक्टर दोनों के लिए लाभकारी है। इस फार्मिंग में किसान को अपनी फसल का भाव पहले से ही पता होता है। वहीं फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हरियाणा की रैंकिंग बहुत अच्छी है। कृषि मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कृषि उत्पादों व अत्याधुनिक उपकरणों पर आधारित प्रदर्शनी व फसल प्रबंधन के विभिन्न परीक्षणों का भी अवलोकन किया। चीन में होने वाले एशियन गेम्स और अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक की तैयारियों को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज साई हेडक्वार्टर में एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक और भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एशियन गेम्स में खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर हो, उस दिशा में लगातार प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ी आज तक सबसे अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं और इस दिशा में सरकार ने उचित कदम उठाए हैं। एशियन गेम्स में खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर हो और आज तक का सबसे अच्छा हो, उस दिशा में लगातार प्रयास चल रहे हैं। मिशन ओलंपिक कमेटी के भी बार बार मीटिंग्स होती हैं। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उस पर चर्चा होती, फेडरेशंस की भूमिका क्या हो। और हम कह सकते हैं जितना आज असेसमेंट की गई है, सबको विश्वास है कि आज तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ी करेंगे और उस दिशा में सरकार ने भी उचित कदम उठाए हैं और खिलाड़ियों ने भी लगातार अपनी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन बार बार एशियन गेम्स का समय बदल जाना, पोस्टपोन होना, उससे उनके तैयारियों पर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन खिलाड़ियों मानसिक तौर पर भी और प्रतिभा के तौर पर भी पूरी तरह से तैयार हैं अच्छा प्रदर्शन करने के लिए और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आज तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी करेंगे। सरकार आम लोगों की मदद करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं का लाभ सीधे वांछित व्यक्ति को मिले, इसके लिए सरकार ने धीरे धीरे कई योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू किया है। सरकार का कहना है कि डीबीटी के कारण केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में अरबों डॉलर बचाने में मदद मिली है। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ कल ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की दूसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर काफ़ी आसान है और इसने भ्रष्टाचार को दूर किया है। इस कारण केंद्र सरकार की योजनाओं में अब तक $27 बिलियन से ज़्यादा की बचत हुई है। अजय सेठ ने कहा कि भारत ने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है वह स्वाभाविक रूप से स्केलेबल, इंटरऑपरेबल, इनोवेशन फ्रेंडली और समावेशी है। इसने पूरी तरह से सरकार, लोगों और व्यवसाय आपसी व्यवहार को बदल दिया है। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव इस मौके पर G20 के योगदानों की भी चर्चा की। पिछले 5 वर्षों में महिलाओं की क्रेडिट एक्सेस दोगुनी हो गई है। महिला कर्जदारों की क्रेडिट एक्सेस 2017 में 7% से बढ़कर 2022 में 14% हो गई है। TU सिबिल की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में महिला कर्जदारों में पुरुष कर्जदारों की 11% की तुलना में 15% की वृद्धि हुई है। महिला कर्जदारों की हिस्सेदारी 2022 में 28% हो गई है। महिलाओं की क्रेडिट एक्सेस बढ़ने के कई कारण हैं। कई ऋणदाता महिलाओं को बेहतर ब्याज दरें देते हैं। दूसरा, पुरुषों की तुलना में महिला कर्जदारों का क्रेडिट प्रोफाइल बेहतर होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में महिला कर्जदारों का क्रेडिट स्कोर 731 से 770 के बीच रहा है, जो पुरुषों से बेहतर है। खपत आधारित क्रेडिट उत्पाद जैसे कि पर्सनल लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन महिला कर्जदारों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में व्यावसायिक ऋण लेने वाली महिलाओं की संख्या 3 गुना से अधिक हो गई है। होम लोन सेगमेंट में महिला कर्जदारों की हिस्सेदारी में भी वृद्धि देखी गई है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।